नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत उस खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। युद्ध के मैदान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि खार्किव में रूसी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। खार्किव के 4 गांवों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। खार्किव में भीषण हमला कर रही है रूसी सेना। बड़ी सफलता मिली है रूसी सेना को यहां पर। लेकिन यूक्रेन ने बीते 100 घंटे में रूस की सबसे बड़ी शक्ति यानी पेट्रोलियम ठिकानों पर विनाशक वार किए हैं। रूस की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी का दहन हो चुका है। कई रिफाइनरी और ऑयल डिपो धधक रहे हैं। रूसी कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट हुई है। रूस का पेट्रोलियम प्रोडक्शन 22% तक घट गया है। प्रतिबंधों के बाद पेट्रोलियम ही रूस की अर्थव्यवस्था को चलाने का सबसे बड़ा जरिया है। यानी यूक्रेन रूस की रीढ़ पर हमले कर रहा है। ये हमले लॉन्ग रेंज ड्रोन से किए जा रहे हैं। देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन रूसी धरती पर विनाश बनकर बरस रहे हैं और कैसे ये जंग एटमी मुहाने तक जा सकती है। ड्रोन हमले से तेल डिपो के टैंकर में विस्फोट। कंपनी गैसप्रॉम का प्रांगण आग से घिरा है। ड्रोन हमले के बाद कलुगा में रूस की ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बुझ नहीं पाई है। क्रास्नोदर में रूस का तेल डिपो यूक्रेन के ड्रोन हमले से अग्निकुंड बन चुका है। कर्च ब्रिज के नजदीक ऑयल डिपो यूक्रेन के ड्रोन हमले से धधक रहा है। 100 घंटे में रूसी अर्थव्यवस्था को यूक्रेन ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन की जमीन पर साम्राज्य विस्तार करने के इरादे से युद्ध छेड़ने वाले रूस की जमीन पर ही युद्ध का विस्तार हो चुका है। बीते 100 घंटे से लगातार रूसी शहरों पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। ये हमले किए जा रहे हैं युद्ध के सबसे कारगर, किफायती और विनाशक बन चुके हथियार कामिकाज़े ड्रोन से। दो 2022 से अब तक यूक्रेन ने ड्रोन विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है और उसके प्रमाण रूस की जमीन पर आग, धुआं और लपटें बनकर नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के विनाश की रणनीति तैयार की है और ये कारगर दिख रही है। इन ड्रोन का निशाना है रूस के ऑयल डिपो, पेट्रोलियम कंपनियां और रिफाइनरीज। ये रूस की कलुगा ऑयल रिफाइनरी है जिस पर यूक्रेनी सेना ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया और उसके बाद ये लपटों से घिर गई। यूक्रेन ने 9 मई को रूस के विजय दिवस के जश्न से पहले इस रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। ये यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर है। इसी तरह क्रास्नोदर के ऑयल डिपो को भी टारगेट किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद क्रास्नोदर ऑयल डिपो में रखे तेल टैंकर में आग लग गई। रूस को सबसे बड़ा झटका लगा है बशकिरिस्तान में। यहां रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी गैसप्रॉम पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है।
ये ड्रोन बशकिरिस्तान में गैसप्रॉम ऑयल कंपनी पर गिरा और जोरदार विस्फोट हुआ। इसके बाद मीलों दूर तक लपटें नजर आने लगी। बशकिरिया में यह रूस की गैसप्रॉम कंपनी का प्रांगण है। इस शहर में सबसे बड़ी कंपनी यही है। मीलों लंबे चौड़े क्षेत्र में तेल के टैंकर रखे हैं और यूक्रेन ने इसी कंपनी पर ड्रोन से जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूसी तेल कंपनियों, रिफाइनरीज और ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है। रूस का कलुगा शहर यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 400 किलोमीटर दूर है। क्रास्नोदर आजाद यूक्रेनी क्षेत्र से 580 किलोमीटर दूर है। रूस का बशकिरिया क्षेत्र यूक्रेन की जमीन से 1500 किलोमीटर दूर है। यह यूक्रेन के अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला कहा जा रहा है। यूक्रेन कई तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की तेल कंपनियों और रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। इनकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन का मुख्य ड्रोन यूजे कंपनी बनाती है। इसमें पहला ड्रोन यूजे 22 एयरबॉर्न है। यह यूक्रेन में ही विकसित किया गया है। यूजे 22 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 800 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। इसी सीरीज का दूसरा ड्रोन है यूजे 25 स्काईलाइन। ये ड्रोन भी यूक्रेन में ही बना है। स्काईलाइन ड्रोन 25 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 850 किलोमीटर की रेंज में हमले कर सकता है। यूजे सीरीज का तीसरा ड्रोन है यूजे 26 बीवर। इसे भी यूक्रेनी कंपनी ने ही बनाया है। ये 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अगला ड्रोन है ल्यूटी। इसे तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन से कॉपी करके बनाया गया है। ये 20 किलोग्राम बारूद लेकर 300 किलोमीटर दूर तक हमले करने में सक्षम है। यूक्रेन ने चाइनीज ड्रोन से विकसित करके AQ400 ड्रोन तैयार किया है। इसकी पेलोड क्षमता 32 किलोग्राम तक है और ये ड्रोन 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकता है। लॉर्ड नाम का ड्रोन यूक्रेन को स्वीडन से मिला। ये 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले करने की ताकत रखता है। यूक्रेन के ड्रोन हमले लगातार जारी हैं और रूस भी जानता है कि यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच में मॉस्को भी आता है। इसीलिए विजय दिवस के परेड में भी रूस ने ड्रोन जैमिंग गन के साथ सैनिक तैनात किए। ये रूसी सैनिक हाथ में जो लंबी सी गन पकड़े हुए हैं, इससे ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम किया जाता है, जिससे ड्रोन को सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं। विजय दिवस की परेड तो रूस ने यूक्रेन के हमले से बचा ली, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। नौ मई को यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। यह ड्रोन मॉस्को शहर तक पहुंच गया। रूसी सेना ने क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर इस ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के पास घोषित तौर पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन हैं, लेकिन यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर दूर बशकिरिया में गैसप्रॉम कंपनी पर ड्रोन से हमला किया। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले ड्रोन भेज दिए हैं? क्या गुपचुप तरीके से ड्रोन भेजे गए हैं? क्या यूक्रेन अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल अपनी यूजे ब्रांड के नाम से कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का प्लान है युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट करना, रूस की जमीन पर सीधे हमले करना। और बीते 100 घंटे में यूक्रेन ने जो तबाही मचाई है, उससे यही लग रहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन की बड़ी सप्लाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूसी सेना पर क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। पुतिन के नए कार्यकाल में यूक्रेन संघार के नए जंगबाजों की भी नई पारी शुरू हो चुकी है। पुतिन ने जिन नए लोगों को यूक्रेन में जीत की जिम्मेदारी सौंपी है, वो पुरानी रणनीति को दोहराना नहीं चाहते। इसीलिए अब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार तो हो रहे हैं, लेकिन रूस अब एक साथ कई इलाकों पर घातक हथियारों से हमले कर रहा है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। अब एक तरफ यूक्रेन में मिसाइल हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर बिजली संकट भी है। यूक्रेनी अटैक एमएस का जवाब हाइपरसोनिक किंजल। यूक्रेनी ड्रोन का बदला स्कंदर एम मिसाइल। एक धमाके के बदले 10 धमाके। एक इलाके पर हमले का प्रतिशोध 10 शहरों को जलाकर। पुतिन के गुस्से का प्रकोप यूक्रेन के कई इलाकों में देखा जा सकता है। इतनी आग, इतनी तबाही, इतना मलबा कि शहर को संभालने में महीनों का वक्त लग जाए। रणनीति ऐसी कि एक प्रहार से हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़े। 3 दिनों में 100 मिसाइलों से प्रहार। यूक्रेनी पावर ग्रिड कई जगहों पर फेल। कई बिजली सप्लाई स्टेशन तबाह। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल। कोशिश यही है कि हर मिसाइल, हर ड्रोन के हमले से यूक्रेन का कोई बड़ा ठिकाना तबाह हो। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है, तो रूस भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना डोनेट्स्क के आसपास तेजी से छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा जमा रही है। लेकिन कोशिश अब एक फ्रंट से यूक्रेन में घुसने की हो रही है। रूस के बॉर्डर से लगे इस इलाके में भीषण प्रहार के साथ सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। गुरुवार को रूसी बॉर्डर के करीब सूमी में हमले के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। सूमी पर 302 बार हमला किया गया। 11 इलाकों पर जबरदस्त गोलाबारी की गई। 60 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रूस की आर्मी सूमी के करीब मोर्टार, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से लैस होकर तैनात है। एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होने की वजह से रूस अब इन इलाकों में ड्रोन से बम गिरा रहा है। यूक्रेनी फौज सूमी से बाहर निकल चुकी है, लेकिन खार्किव में अभी मुकाबला जारी है। इसलिए रूस ने फिर यहां मिसाइल से हमला किया। 10 मई को रात 3 बजे के करीब मिसाइल से हमला हुआ। रूस की मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी। मिसाइल हमले में 12 इमारतों को नुकसान पहुंचा। गुरुवार की रात भी खार्किव पर मिसाइल से हमला हुआ था। मिसाइल हमले में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले से जाहिर हो रहा है कि रूस यहां जल्द से जल्द कब्जे की कोशिश में है। बाखमुत, मारियोपोल और अवदीवका की तरह ही रिहायशी इलाकों को खाली कराने के लिए रूस लगातार यहां प्रहार कर रहा है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं।
में भी लगातार दहशत का माहौल है। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियन संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी हवाई हमले से अलर्ट करने वाला सायरन गूंजने लगा। Шановні журналісти, дякую за ваші запитання на цьому прес-конференції. День Європи. How are you feeling, Roberto? Як почуваєшся, Роберто? Я в порядку. Як ви сказали, День Європи. ज़ेलेंस्की ने मेहमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ दिया। रूस फिलहाल यूक्रेन उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार प्रहार कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन का कितना बड़ा हिस्सा इस वक्त पुतिन के बारूदी कहर का सामना कर रहा है। कोई एक जगह हो तो यूक्रेन मुकाबला भी कर ले, लेकिन रूस तो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक प्रहार कर रहा है। रूस बॉर्डर के करीब सुमी पर बड़ा हमला किया गया है। सिर्फ सुमी ही नहीं, उससे आगे खार्किव में लगातार मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। खार्किव के बाद कुपियांस्क से रूसी फौज आगे बढ़ने की कोशिश में है। इजियम में ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और क्रामातोर्स्क में भी रूस का हमला लगातार जारी है। वुलेदर के पास रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया तक कब्जे की लगातार कोशिश की जा रही है। सुमी से खेरसोन तक ये पूरा इलाका लगातार दहल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा यह है कि सुमी और खार्किव से रूस एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश में है। यहां 50,000 रूसी सैनिकों को भेजा गया है। खार्किव और सुमी पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी गई है। इन इलाकों में 7 दिन से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सुमी और खार्किव में भारी गोलाबारी की जा रही है। काला सागर में रूस की नेवी आक्रामक है। निकोलेव, ओडेसा और इस्माइल जैसे तटीय इलाकों में रह रहकर मिसाइलों की बरसात की जा रही है। मिसाइल, ड्रोन और गाइडेड बम से हो रहे सटीक प्रहार ने यूक्रेन को अपने हथियारों के लिए सेफ जोन बनाने पर मजबूर कर दिया है। F-16 रखने के लिए अंडरग्राउंड टनल तैयार है। नेटो के हथियार रखने के लिए बंकर बन रहे हैं। जमीन के भीतर हथियारों का गोदाम बनाया जाएगा। यूक्रेन में कई अंडरग्राउंड बंकर तैयार कर लिए गए हैं। रूस की मिसाइलों से हथियारों के जखीरे को बचाने के लिए यूक्रेन के कई शहरों में सीक्रेट तरीके से काम चल रहा है। नेटो के हथियार पहुंचते ही यूक्रेन उन्हें अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर देगा। एयर डिफेंस के खत्म होने के बाद यूक्रेन के लिए रूस की मिसाइलों और ड्रोन को रोकना मुश्किल हो रहा है। रूस का नाम महाशक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है, ये फिर यूक्रेन को एहसास हो रहा है। रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा स्टॉक है, ये यूक्रेन फिर देख रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को रूस की आर्टिलरी पर प्रहार करना होगा। इसके लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत होगी। यूक्रेनी आर्टिलरी गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के टैंक शेल की कमी की वजह से पलटवार नहीं कर रहे। यूक्रेन के सैनिकों को हवाई हमले की वजह से पीछे हटना पड़ रहा है। हवाई ताकत में रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन के लिए काउंटर अटैक करना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की सेना जिन इलाकों में मजबूती हासिल करती है, रूस वहां हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेनी फौज को पीछे हटना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस के पास चीन के घातक ड्रोन भी पहुंच चुके हैं। सर्वेलेंस ड्रोन से रूस यूक्रेनी सैन्य मोर्चे की लोकेशन ले रहा है और टैंकों की तैनाती का पता लगा रहा है। इसके बाद मिसाइलों से सटीक हमले किए जा रहे हैं। रोबोटाइन में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां रूस की बाइकर आर्मी भेजी गई है। यूक्रेन ड्रोन से बाइकर्स पर हमले कर रहा है। यूक्रेन रूसी शहरों में हमले करके रूसी सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
फ्रंट लाइन पर तैनात कमांडर्स को यूक्रेन पर बड़े हमले का ऑर्डर है। डिफेंस लाइन पर मौजूद कमांडर्स को रूसी शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। काला सागर से नेवी को भी हमला तेज करने का ऑर्डर है। रूस की आर्मी यूक्रेन के छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। एक बार में किसी बड़े शहर पर कब्जे की जगह अब रूस के सैनिकों ने यूक्रेनी इलाकों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया है और बेहद चालाकी से रूस की सेना आहिस्ता आहिस्ता कब्जे के मिशन को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसौन से आ रही है युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर। खेरसौन में रूसी सेना ने हवाई हमला किया। हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को खत्म कर दिया गया। यूक्रेन का वाटरक्राफ्ट को भी ध्वस्त किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। किस तरह से रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर बताया कि यूक्रेन के वाटरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिसमें एटमी टारगेट फिक्स कर लिए गए हैं। सीधे तौर पर पुतिन ने धमकी दे डाली है, यानी यूक्रेन का सरेंडर कराकर पुतिन रुकेंगे नहीं। उन देशों पर हमला कर सकते हैं जो रूस को तबाह करने का मंसूबा पाले हुए हैं। पुतिन के इरादे उस वक्त जाहिर हो गए जब विक्ट्री डे पर सीक्रेट ब्रीफकेस सामने आया, जिसके बाद पेंटागन में खलबली मच गई और नेटो ने तमाम सदस्य देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल इसके जरिए पुतिन ने सीधी चुनौती दे डाली। अगर रूस के खिलाफ दुश्मन देश ने षड्यंत्र रचा तो वो ब्रीफकेस में लगे लाल बटन को दबाकर एटमी तबाही लाने में देर नहीं करेंगे और इसका अंदेशा बनता जा रहा है। क्योंकि पोलैंड ने कबूल किया है कि यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंच चुके हैं। सुवाल्की गैप के पास नेटो की डिफेंडर ड्रिल से रूस पहले से ही भड़का हुआ है। इन सब के बीच अमेरिका ने सैन्य मदद की पहली खेप भेजकर सीधे टकराव की संभावना बढ़ा दी है। नेटो आज जितना संभव है यूक्रेन की मदद कर रहा है। नेटो की मदद के बिना यूक्रेन इतने लंबे वक्त तक अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। खैर, मेरा मतलब है वहां नेटो के कुछ सैनिक हैं जिनमें इंजीनियर और ट्रेनिंग देने वाले शामिल हैं। विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन ने न्यूक्लियर फुटबॉल दिखाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो हर समय एटमी जंग के लिए तैयार हैं, यानी यूरोप में तबाही बस एक बटन दूर है। यूक्रेन संहार के बाद रूस ने अगले टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिनमें रूस सबसे पहले फ्रांस, ब्रिटेन या फिर पोलैंड पर हमला कर सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में रूस की कई गतिविधियां ऐसी हैं जो उसकी युद्धक तैयारियों के बारे में बताती हैं कि वो कैसे कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए बेचैन है। ब्रिटेन की यूक्रेन को मदद करने पर रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। फ्रांस के यूक्रेन में सैनिक पहुंचाने पर रूस हमले की तैयारी में जुट गया। परमाणु एक्सरसाइज में बेलारूस को शामिल किया। इसके अलावा कई और देशों के शामिल होने की बात भी कही गई। इसके अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ गठबंधन बनाकर परमाणु मोर्चा तैयार कर लिया। पुतिन के ऐसे विध्वंसकारी कदम उठाने से पेंटागन में खलबली मची हुई है। अमेरिका को इस बात का खतरा है कि पिछले 72 घंटे में रूस ने 2 बार परमाणु धमकी देकर अपने इरादे जता दिए हैं कि वो इस बार रुकने वाला नहीं है। पुतिन के आक्रोश से लगता है कि वो हर हालत में नेटो से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि नेटो की वजह से ही यूक्रेन इतने लंबे समय तक युद्ध में टिक पा रहा है रूस के खिलाफ। पुतिन की धमकी को अमेरिका ने सीरियसली लिया है। फाइटर और बम्बर पर ग्रेविटी बम लगाने का ऐलान कर दिया गया है। यानी पुतिन ने विजय दिवस पर अपने दुश्मनों के खात्मे की सौगंध खाई है, फिर चाहे यूरोप में तबाही का जलजला ही क्यों ना आ जाए। अमेरिका और नेटो की घबराहट की वजह भी यही है कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जो आर्कटिक बेस पर पुतिन के फरमान पर वॉर रेडी मोड पर है। पुतिन का चेगेट, यानी वो सीक्रेट ब्रीफकेस जिसके जरिए पुतिन कहीं भी एटमी विस्फोट कर सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी आर्कटिक एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है।
इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर जर्मनी भी निशाने पर है। पोलैंड की रूस के आर्कटिक बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसी तरह 800 किलोमीटर दूर फिनलैंड है। उसके बाद स्वीडन पर भी रूस हमला कर सकता है। तीनों बाल्टिक देश जहां मीडियम रेंज मिसाइल से हमला हो सकता है, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। रूस के 5977 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 4380 लंबी दूरी के परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो 1710 अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं, जिसमें से 870 एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइलें 640 हैं, जबकि 580 न्यूक्लियर बॉम्बर भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका घबरा रहा है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका को भरोसा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका को किम की तरफ से लगातार परमाणु धमकी मिलती रहती है, जबकि चीन साउथ चाइना सी से अमेरिका को खदेड़ने के लिए एटमी हमले का विकल्प आजमा सकता है। लेकिन पेंटागन में सबसे बड़ी खलबली इस तस्वीर को लेकर है, जिसमें एक बार नहीं कई बार विक्ट्री डे परेड के दौरान सीक्रेट एटमी ब्रीफकेस दिखाई दिया। इसके कुछ देर बाद ही रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई यापकोव ने कहा, टैक्टिकल परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास का फैसला जरूर पश्चिमी देशों की धड़कनें बढ़ाने वाला है, लेकिन रूस की एटमी डॉक्ट्रिन का उद्देश्य 100% आत्मरक्षा है। हम अपने अस्तित्व के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। काम पुतिन के ब्रीफकेस में लगा लाल बटन आसानी से कर सकता है। पुतिन इससे पहले भी पश्चिमी देशों को विध्वंसक संदेश जारी कर चुके हैं। 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दौरान न्यूक्लियर जैकेट दिखाया, जबकि पिछले साल 2 जनवरी को भी यह ब्रीफकेस दुनिया के सामने आया था। पिछले साल 2 जनवरी को स्टालिनग्राद विजय दिवस का 80वां समारोह था। यानी पुतिन ने साफ जता दिया है कि वो रूस को स्टालिन वाले शासनकाल जैसा बनाकर ही रहेंगे, फिर चाहे बात परमाणु युद्ध तक ही क्यों ना आ जाए। इस ब्रीफकेस के फिर सामने आने से क्यों पेंटागन में खलबली मची है, ये समझिए। पुतिन के साथ देखा ब्रीफकेस रूस के न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिवेट करने वाला न्यूक्लियर फुटबॉल है। इस ब्रीफकेस के अंदर वो बटन है जिसे दबाते ही न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने का कोड जनरेट हो जाएगा। इस कोड के जनरेट होते ही रूस के सभी न्यूक्लियर हथियार लॉन्च हो जाएंगे। यानी इस एक ब्रीफकेस से दुनिया का विनाश शुरू हो सकता है। और ऐसे आसार बनते जा रहे हैं, जहां एक तरफ यूरोप सुलग रहा है, वहीं अरब भी धड़क रहा है। पुतिन ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में विध्वंस और गाजा में नरसंहार सिर्फ 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ हमास का हमला ही नहीं है, बल्कि इसका एक और कारण है। ये कारण बहुत ही सीक्रेट है। इजराइल और अमेरिका ने गाजा में अपने बेन गुरियन प्रोजेक्ट को लागू करने का प्लान बनाया है। इजराइल का प्लान को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन ईरान और उसके प्रॉक्सी राह में रोड़ा बन रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने कई फ्रंट पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बेन गुरियन प्रोजेक्ट है क्या? यमन से लेकर लाल सागर तक, ईरान से लेकर इराक और सीरिया तक, अरब में इस वक्त जो महाजंग छिड़ी हुई है, उस जंग का नाम है बेन गुरियन जंग। दावा किया जा रहा है कि ये जो रन हो रहा है वो बेन गुरियन कैनाल को लेकर हो रहा है।
इजराइल बेन गुरियन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भीषण हमले कर रहा है, तो ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल और अमेरिका के इस प्लान को नाकाम करने के लिए हमले कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि अरब विनाश की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल का बेन गुरियन प्लान क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट को सफल और असफल बनाने के लिए कई मोर्चों पर जो बारूदी वार और पलटवार हो रहा है, उसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इजराइल और अमेरिका का बेन गुरियन प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी विध्वंसक हो गए हैं। ईरान के इशारे पर उसके प्रॉक्सी ने एक साथ इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खोल दिए हैं। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने क्रूज मिसाइलों से इजरायली धरती पर ताबड़तोड़ धमाके किए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने पहला धमाका इजरायल के अश्कलोन में किया। ईरानी प्रॉक्सी ने अश्कलोन में अरकाब एडवांस क्रूज मिसाइल से हमला किया। टारगेट पर इजरायल का ऑयल पोर्ट था। विस्फोट के बाद ऑयल पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल के ओब्दा एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए। इतना ही नहीं, इजरायल के नेवातिम नेवल बेस पर भी विस्फोट किया गया। इजरायल के इलाक में भी क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कुछ घंटों के अंदर ही आक्रमण कर इजरायल के 4 शहरों को दहला दिया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर यह हमला सीरिया की ओर से किए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस का यह माना जा रहा है कि ये अब तक का इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। इस हमले से बौखलाए इजराइल ने सीरिया में न सिर्फ बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर बमबारी भी शुरू कर दी है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस्लामिक रेजिस्टेंस के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। सीरिया की ओर से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमले किए, तो हूती ने लाल सागर में फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हूती ने लाल सागर में इजराइल के 3 जहाजों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती के अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे। धमाके के बाद इजरायली शहरों में आग लग गई। इजराइल के शालोमी में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से धावा बोला। एक के बाद एक कई धमाके किए। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले से भड़के इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब सवाल यह है कि जिस बेन गुरियन प्रोजेक्ट को लेकर इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी में बारूदी वार पलटवार हो रहा है, वो क्या है? दरअसल इजराइल गाजा को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है और इससे अरब का नक्शा बदलेगा और इजराइल के विरोधी देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट होगी। अभी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का प्रयोग होता है, लेकिन इजराइल इससे भी बड़ी नहर बेन गुरियन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्वेज 120 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन इजराइल की ये नहर 193 किलोमीटर लंबी और स्वेज से चौड़ी होगी, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का दूसरा व्यापारिक समुद्री मार्ग होगा। बेन गुरियन प्रोजेक्ट को गाजा से पूरा करना चाहता है और इसके लिए गाजा का इस्तेमाल कैसे होने वाला है, ये समझिए।
इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की पोर्ट सिटी एलात से ये नहर शुरू होगी। इसके बाद ये 100 किलोमीटर तक अराबा घाटी से होकर गुजरेगी। यहां से नेगेव रेगिस्तान की पहाड़ियों और जॉर्डेनियन हाईलैंड्स के बीच पहुंचेगी। डेड सी बेस के नजदीक पहुंचने से पहले नहर पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी और नेगेव माउंटेन रेंज की वैली से होकर गुजरेगी। इसके बाद उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा, यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को निकालकर मिस्र और पड़ोसी देशों में भेजे जाने का प्लान है। प्रोजेक्ट का नाम इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। इजराइल के इस प्रोजेक्ट की लागत 4.5 लाख करोड़ रुपए है। गाजा पट्टी से नहर निकालने से प्रोजेक्ट की लंबाई घटेगी, प्रोजेक्ट की लागत भी कम हो जाएगी। बेन गुरियन प्रोजेक्ट इजराइल के लिए व्यापारिक और सामरिक दोनों तरह से बहुत अहम साबित होने वाला है। दरअसल मिस्र ने 1956 से 1957 तक इजराइल में तिरान और स्वेज प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1967 से 1975 तक एक बार फिर तिरान और स्वेज में इजराइल के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। इजराइल ने इसीलिए बेन गुरियन प्रोजेक्ट का सपना देखा और उसका दूसरा मकसद है मिस्र की कमर तोड़ देना। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों को मिस्र को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है। इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जुड़ा है। मिस्र को स्वेज नहर से साल 2020 में 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2022 में मिस्र ने स्वेज नहर समुद्री मार्ग से 66,000 करोड़ रुपए कमाए। 2023 में मिस्र को 78,000 करोड़ रुपए की आमदनी स्वेज नहर से हुई। लेकिन बेन गुरियन नहर बनने से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला दूसरा रास्ता बन जाएगा। इससे मिस्र की आमदनी आधी हो जाएगी। इजराइल और अमेरिका का यही वो प्रोजेक्ट है जिसे सफल बनाने के लिए गाजा समेत कई मोर्चों पर वो हमले कर रहा है। जबकि ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल के इस प्लान पर पानी फेरने में जुटे हैं। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।